नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 36वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो हिंदी विषय है ना उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजी टेट एग्जाम में ना, तो सबसे पहले हम लोग ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छे से ये आइडिया लग सके कि सीजी टेट एग्जाम में किस प्रकार से जो हिंदी भाषा में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है ये आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज से लेकर के ना जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 से लेकर के 2011 तक के ना, तो उन तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना सबसे पहले मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने का आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और आप लोगों को ना ये जो 30 प्रश्न आने वाला है ना, आप लोगों की ये जो क्लास है उसमें ट्राई करना है कि इन 30 नंबर में कितना नंबर आ रहा है, कम से कम आप लोग एटलीस्ट ट्राई कीजिए। क्योंकि जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं लोगे कोई भी आप लोगों का मदद करने वाला नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में जो आप आंसर लोगे उसी के आधार पर आप लोगों का नंबर मिलने वाला है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लीजिए और ट्राई कीजिए कि इस 30 प्रश्न में आप लोगों का कितना आंसर आता है। आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आज का ये जो हिंदी भाषा का क्लास जो रहेगा ना वो आप लोगों का वर्ग 3 के लिए है, मतलब जो पहली से 5वीं तक की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना उन सभी लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा वर्ग 2 के होंगे फिर भी उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप लोगों का हिंदी विषय तो सेम है ना, किसी भी प्रकार से बदला नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम लोग वर्ग 3 में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में ना उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद वर्ग 2 का भी आप लोगों को कराऊंगा, तो आप लोगों को टेंशन इसके बारे में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग ना खुद से आंसर लीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 31वां का ध्यान से पढ़िए। हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 15। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 11 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिनमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, तो ये 11 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। कैसे, स्वरों की संख्या पूछा है जो बिना ना हवा की रुकावट के बाहर निकलता है, तो हिंदी में स्वरों की जो संख्या है ना वो 11 है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। कई लोग ये बोलेंगे कि स्वरों की संख्या 13 होता है, आ से लेकर के आह तक की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी में ना जो स्वरों की संख्या है वो 11 माना गया है। आ अनार से लेकर की आ औरत तक की जो संख्या है ना हिंदी में वो 11 है। और उसके अलावा जो अंगूर और आहा जो है ना आप लोगों का पता होगा, आ अंगूर का और आहा वाला जो है ना वो अयोगवाह के अंतर्गत आता है। क्या, तो अंगूर और आहा को अयोगवाह कहते हैं, जो ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है, इन दोनों के बीच में आता है। तो इसीलिए इन्हें ना ही स्वर लिया जाता है ना ही व्यंजन लिया जाता है, इसे अयोग वाह कहा जाता है। और आ से लेकर की औरत तक की जो है ना वो टोटल 11 स्वरों की संख्या है। आप लोग उच्चारण करके देख सकते हो, अनार का, आमे का, इमली का, ईक का, उल्लू का, ऊन का, ऋषि का, एड़ी का, ऐनक का, उखली का, औरत करके टोटल 11 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी 11 करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और जो स्वर होता है ना वो स्वतंत्र होता है अपने आप में, वो बिना किसी के ना सहायता के उच्चारित होता है। मतलब जो ध्वनि होता है, जो स्वर होता है ना वो बिना किसी के रुकावट के ना मुख विहार से स्वतंत्र गति से बाहर निकलता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को अब ध्यान से पढ़िए। अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए पंखुड़ी, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी ये भी पंखुड़ी या ऑप्शन डी पंखुड़ी। सब में सेम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ना अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर जो सही शब्द है आप लोगों को ये चुनना है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पंखुड़ी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी है वो। कैसे, अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। तो ये 4 संभावित शब्द दिए थे सेम टू सेम। इसमें ना वर्तनी की दृष्टि से गलत था, बाकी जो है वो केवल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग से बोला है जी, और अनुनासिक का जो मतलब होता है ना वो नाक और मुंह से ना
ना जब आप उच्चारण करते हो किसी शब्द का ना, तो वो जो ध्वनि है वो नाक और मुंह दोनों से निकलता है, तो वो क्या कहलाएगा, पंखुड़ी कहलाएगा। और ये जो है ना वो अनुनासिक चिन्ह है, ठीक है। ये जो चंद्रमा वाली बिंदु जो है ना आप लोगों का, ये जो शुरू में, वो आप लोगों का अनुनासिक चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो पंखुड़ी जो लिखा है ना, वो जिसका उच्चारण करने पर जो हमारी ध्वनि है ना, जो बोल रहे हैं पंखुड़ी बोल करके, तो वो नाक और मुंह से ना इसकी ध्वनि निकल रहा है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पंखुड़ी हो जाएगा, जिसे अनुनासिक चिन्ह कहेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और अपने शुरुआती क्लास में ना आप लोगों को अनुनासिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी यड़ स्वर संधि या ऑप्शन डी अयादी स्वर संधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यड़ स्वर संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो ये जो अति धन अधि बराबर अत्यधिक जो लिखा है ना, उसमें यड़ स्वर संधि है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और कैसे पहचानना है? सबसे पहले देखो, ये जो अत्यधिक लिखा है वो, और जब इसका संधि विच्छेद किया गया ना, तो अति धन अधिक कर दिया है, लेकिन बाद में ये परिवर्तित होकर मूल रूप में क्या है, या में परिवर्तित हुआ है। देखो या इसमें है क्या, ये जो हुआ है उसमें है ना, जो संधि विच्छेद हुआ है उसमें या नजर आ रहा है क्या, लेकिन देखो परिवर्तित होने के बाद या नजर आया है, ठीक है। तो क्या हुआ है, परिवर्तित होने के बाद अगर या आ जाए, या के साथ अगर कि या में भी परिवर्तन हो जाता है ना, तो वो भी यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसमें अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, तो या में परिवर्तन हुआ तो यड़ स्वर संधि हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो एक लाइन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए अल्पभाषी, ऑप्शन बी अत्याचारी, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी अजर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्य के लिए एक संभावित उत्तर में से चुनिए। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु ही ना कहते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने इसमें अनेक शब्दों के एक शब्द वाले जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अल्पभाषी किसे बोलेंगे? जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी बोलेंगे। उसके अलावा अत्याचारी किसे बोलेंगे? जो अन्याय करता हो या अत्याचार करता हो उसे अत्याचारी बोलेंगे। और अजर किसे बोलेंगे? जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अजर बोलेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को भी आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को अब ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही मिलाकर उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया है। सूची 1 को पढ़ो पहले। ए दिया है चारपाई, बी अफसोस, सी डायरी और डी अखबार। और उसके अलावा देखो सूची 2 को, पहला विदेशी शब्द, दूसरा देशज, तीसरा अरबी, चौथा फारसी। संभावित मिलाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आजकल के जो प्रश्न आ रहे हैं ना अब ना, तो इसी प्रकार से कूट में ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा, तभी इस प्रकार के प्रश्न का आंसर दे पाओगे। तो चलिए बताइए सबसे पहले आप क्या इसका आंसर होगा, फिर विस्तार पूर्वक आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही का मिलान कर उत्तर दीजिए बोला है, और सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए बोला है। तो सबसे पहला देखो, ए को चारपाई, तो चारपाई जो है ना वो देशज शब्द है, आप लोगों को पता होगा ना। हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, चारपाई को ला के अंगना में रख दे, मतलब खटिया जानते हो आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में, जिसे बेड बोलते हो आप लोग, है ना। तो इसे देशज शब्द में ना, चारपाई को देशज शब्द है ये हम लोग, ठीक है।
छत्तीसगढ़ी में उपयोग करते हैं, आप लोगों को पता होगा। उसके अलावा बी को देखिए अफसोस, तो अफसोस जो है ना वो फारसी शब्द हो जाएगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तीसरा डायरी, डायरी जो है ना वो विदेशी शब्द है, ये आप लोगों को याद रखना है। और चौथा जो अखबार, अखबार जो है ना वो अरबी शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए दाती, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी सुरभि या ऑप्शन डी पिंक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी तुरंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। तो घोड़ा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो तुरंग हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जो घोड़ा है ना उसे और क्या क्या कहते हैं, तो पहला तुरंग बोलते हैं, दूसरा अश्व बोलते हैं, तीसरा है बोलते हैं, चौथा वाजी बोलते हैं और पांचवा सैंधव बोलते हैं। तो ये पांचों के पांचों जो नाम है ना उसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। तद्भव शब्द करके ये पैर दिया है। ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी पाषाण, ऑप्शन सी पद या ऑप्शन डी पर्यक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। और तद्भव जो दिया गया है वो पैर दिया गया है, और पैर का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, पद ही ना हो जाएगा। जी हाँ, हम लोग छत्तीसगढ़ी या हिंदी में पैर बोलते हैं इसको, है ना, लेकिन ये तत्सम शब्द में जो होगा ना वो पद हो जाएगा। और आप लोगों को तद्भव क्या होता है ये हमने बताया था ना पहले ही अपने क्लास में। तद्भव जो होता है वो संस्कृत का जो शब्द होता है ना उसका ना विकृत होकर जब हिंदी भाषा में आता है तो उसे तद्भव बोलते हैं। और तत्सम क्या होता है ये बताओ, तो तत्सम जो होता है वो संस्कृत का शब्द होता है। क्या? तो तत्सम जो होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, लेकिन जब ना संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो विकृत होकर मतलब अपना रूप बदल कर अगर हिंदी में प्रस्तुत होते हैं, हिंदी में उपयोग होते हैं ना, तो वो तद्भव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग देखो ये जो पद है ना वो तत्सम शब्द है, तो ये क्या होगा, तो ये तत्सम हो जाएगा। लेकिन ये जो इसका रूप बदल कर पैर लिखा है वो छत्तीसगढ़ी हिंदी में यूज़ हुआ है, तो ये पैर कौन सा हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया तत्सम तद्भव किसे कहते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए पत्र, पत्र जो है वो तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होगा वो पत्ता हो जाएगा। क्या? तो इसका जो तद्भव रूप है वो पत्ता हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी पाषाण, पाषाण जो है ना वो तत्सम रूप है, लेकिन इसका तद्भव जो रूप होगा ना वो पत्थर हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी पर्यक, तो पर्यक एक तत्सम शब्द है लेकिन इसका तद्भव होगा वो पलंग हो जाएगा। तो इन तमाम शब्दों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग या ऑप्शन डी संधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं। तो जो शब्दांश रहेगा वो शब्द के पहले लगेगा उसे उपसर्ग ही ना कहते हैं। जी हाँ, मान के चलो कोई शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ और उस शब्द के पहले मैं अगर एक शब्दांश लगा देता हूँ या शब्द लगा देता हूँ या एक वर्ण लगा देता हूँ तो उसे क्या बोलेंगे, उपसर्ग ही ना बोलेंगे। जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, लेकिन जो शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो आप लोगों को ये पता होगा ना इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है, संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? तो नीलकमल शब्द में जो समास निहित है वो कर्मधारय समास निहित हो जाएगा। नीलकमल मतलब नीला है जो कमल, तो इसका अर्थ क्या होगा? कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मेल कीजिए। सूची 1 और सूची 2 करके दिया है। पहला सूची 1 में अनेकार्थी दिया है और उसमें अलग अलग जो उसका नाम है वो दिया है। ए को पढ़िए गति, बी पानी, सी अर्थ और डी कनक। उसके अलावा सूची 2 में पहला जल चमक, दूसरा धन मतलब, तीसरा सोना धतूरा, चौथा हालात चाल। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें अनेकार्थी शब्द दिया है और सूची 1 को सूची 2 से आपस में सुमेलित करना है, मिलाना है। सबसे पहला ए को पढ़िए गति, तो गति का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो चौथा हो जाएगा। हालत और चाल जो है वो करेक्ट हो जाएगा ए गति का। उसके अलावा बी पानी, पानी का जो होगा ना वो जल और चमक हो जाएगा। उसके अलावा सी अर्थ, अर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो दूसरा हो जाएगा, धन मतलब हो जाएगा। उसके अलावा चौथा डी जो है ना वो कनक, कनक का जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा सोना और धतूरा हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा ना कि कनक जो होता है वो कनक कनक करके एक आता है ना, तो वो सोना हो जाता है। आप लोगों को ये भी करेक्ट आंसर बता सकते थे, पानी को जल भी बोलते हैं बोल करके। उसके अलावा गति को क्या बोलते हैं? तो चाल भी बोलते हैं। ऐसे आप लोग करते ना तो ईजिली आप लोग इसका आंसर दे पाते, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते तो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। फिर से कूट प्रश्न आ गया आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए प्रत्ययों से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाकर सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, सबसे पहला ए को पढ़िए आवट, बी अक्कड़, सी औना और डी ईयल। उसके अलावा सूची 2 में पहला अड़, दूसरा बिच, तीसरा घूम और चौथा सज। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें प्रत्यय को मिला करके ना सही जोड़ी बनाना था। सूची 1 और सूची 2 को आपस में सुमेलित करके मिला करके। सबसे पहला ए को पढ़िए आवट, तो आवट का क्या आंसर होगा? तो आवट का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का सज हो जाएगा। क्या? तो हम लोग प्रत्यय में क्या मिलाते हैं ये बताओ सबसे पहला आप। आवट में क्या होगा? सजावट होगा ना जी। है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? वो शब्दों के बाद में लगता है उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यय ही ना बोलेंगे। और ये जो आवट है ये शुरुआती का जो सूची 1 है वो प्रत्यय है पूरा के पूरा। ठीक है, तो ये किस में लगेगा? सज के बाद क्या लगेगा? आवट लगेगा यहाँ पास। तो क्या होगा? वो सजावट हो जाएगा। और सजावट का क्या मतलब होता है? डेकोरेट करना होता है, आप लोगों को पता होगा। उसके अलावा बी को पढ़िए अक्कड़, तो अक्कड़ का क्या होगा आप लोगों का? तो अक्कड़ का घूम हो जाएगा। लगता है ना जी, घूम अक्कड़ आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ किसी को बोलेंगे जो बाहर बाहर ज़्यादा घूमते रहते उसे क्या बोलेंगे? घुमक्कड़ बोलेंगे। तो घूम धन अक्कड़ बराबर घुमक्कड़ हो जाएगा ऐसे में। उसके अलावा तीसरा को देखो औना, तो औना का क्या आंसर होगा? औना का जो आंसर होगा वो बिछ हो जाएगा। तो बिछौना होता है ना, को मतलब किसी भी प्रकार की चटाई वगैरह बिछाते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिछौना बोलते हैं, है ना। तो औना का क्या आंसर होगा? बिछ धन औना हो जाएगा बिछौना वाले में। उसके अलावा डी को देखो ईयल, तो ईयल का क्या हो जाएगा? अड़ियल हो जाएगा जी। शुरू में अड़ आ जाएगा और ये जो प्रत्यय है वो इसके पीछे लगेगा तो क्या हो जाएगा? अड़ियल हो जाएगा। अड़ धन ईयल, अड़ियल हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ते ना तो बहुत ही इजी था ये जो प्रश्न है, वो ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं था। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। दासता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दासता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो दासता शब्द है ना वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। कैसे? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये दासता का मतलब क्या होता है? किसी का दास होगा वो, है ना, मतलब किसी का हो सकता है वो नौकर होगा। तो दासता का क्या मतलब हो? वो भाव को प्रकट कर रहे हैं ना कि मैं किसी का दास हूँ, मतलब आप किसी के दास हो, वो एक भाव को प्रकट कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगर किसी के भाव का बोध कराए ना जो शब्द होगा वो, तो वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्या इसका आंसर हो पाएगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो वाक्य दिया गया है ना उसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे पहचानोगे? तो जिस शब्द में ना जो और सो का प्रयोग होगा, जिसको और कुसको प्रयोग होगा, उसके अलावा जिसे और वही प्रयोग होगा ना, मतलब इसमें देखो ये वही लगा है और जिसे लगा है ना, तो इस प्रकार के अगर वाक्य जो एक दूसरे को ना संबोधित करेगा, एक दूसरे को कनेक्ट करेगा ना, तो उसे हम लोग ना संबंधवाचक वाक्य में लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और संबंधवाचक वाक्य में खास तौर से जो और सो का प्रयोग होता है, जिसे और वही का प्रयोग होता है, और जिसको और उसको प्रयोग होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज से। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण या ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो वाक्य लिखा है उसमें तुम बहुत मिठाई खाते हो, तो किसको बोला है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं ना समझ में आ रहा है। तुम का मतलब कौन है? तो ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है। तो ये क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। मिठाई खा रहा है वो विशेषता बता रहे, लेकिन अनिश्चित है कि कौन खा रहा है, कुछ पता चल रहा है? नहीं ना चल रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। वाक्य के कौन से अंग होते हैं? संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी अल्प विराम और पूर्ण विराम, ऑप्शन सी उद्देश्य और विधेय या ऑप्शन डी प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य और विधेय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाक्य के कौन से अंग होते हैं? तो वाक्य के जो अंग होंगे वो उद्देश्य और विधेय, दो प्रकार की इसके अंग होता है। आप लोगों को मैंने पिछला क्लास में भी इसको पढ़ाया था वाक्य के बारे में। तो आप लोगों को याद रखना है वाक्य के केवल दो प्रकार के अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। ऑप्शन ए विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विधेयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य या ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी संकेतवाचक वाक्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तर में वाक्य के सही प्रकार को चुनिए बोला है। तो अगर वर्षा होगी तो फसल तो अच्छी होगी ना, ये संकेत ही ना कर रहा है कि अगर वर्षा होगी तो फसल बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गरम कप चाहिए। ऑप्शन ए, मुझे एक गरम चाय कप में चाहिए। ऑप्शन बी, मुझे चाय एक गरम कप चाहिए। ऑप्शन सी, मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। या ऑप्शन डी, एक गरम कप चाय मुझे चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा, मतलब आप लोगों को बताना है कि इसका शुद्ध आंसर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुझे एक कप गरम चाय चाहिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए बोला है। तो ये जो वाक्य दिया है ना, उसे शुद्ध रूप में लिखना था। मुझे चाय एक गरम कप चाहिए, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। हम लोग घर में भी बोलते हैं ना, जी हाँ, कि मुझे एक कप गरम चाय चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यान से पढ़िए। आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तर को चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए, एक साथ दो काम निपटना। ऑप्शन बी, दिखावा अधिक करना। ऑप्शन सी, दोहरा लाभ लेना। या ऑप्शन डी, एक वस्तु के अधिक ग्राहक होना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोहरा लाभ लेना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का संभावित अर्थ होगा बोला है ना, तो इस लोकोक्ति का जो संभावित अर्थ होगा वो दोहरा लाभ लेना करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना आप में आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब अगर हम लोग ना एक काम होता है तो एक के साथ डबल अगर कि हम लोगों को लाभ हो जाता है ना, एक काम करने का दूसरा भी काम हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। फिर से आप लोगों के लिए एक कूट प्रश्न आ गया, तो ध्यान से पहले समझिए, पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। सूची एक को सबसे पहला पढ़िए। ए, बल्लियाँ उछालना। बी, आँखों में खटकना। सी, हाथ धो बैठना। डी, हाथ लगना। उसके अलावा सूची दो को पढ़िए। पहला, बुरा लगना। दूसरा, मिलना। तीसरा, बहुत प्रसन्न होना। और चौथा, खो देना। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बताइए ध्यान से क्या इसका आंसर होगा। ये तमाम मुहावरा है और मुहावरे का अर्थ है, तो इजी है, ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ना ये जो सूची एक और सूची दो को ना आपस में मिलाएंगे, जो मुहावरा दिया है और उसका अर्थ दिया है उसको। सबसे पहला ए को पढ़िए, बल्लियाँ उछालना। तो बल्लियाँ उछालने का जो अर्थ होगा वो बहुत प्रसन्न होना करेक्ट हो जाएगा इसमें। और उसके अलावा बी को पढ़ो, आँख में खटकना। तो आँख में खटकने का जो अर्थ होगा वो बुरा लगना हो जाएगा। उसके अलावा सी, हाथ धो बैठना। तो हाथ धो बैठने का अर्थ जो होगा वो खो देना होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं इससे हाथ धो बैठा, मतलब खो दिया। उसके अलावा डी, हाथ लगना। तो हाथ लगने का क्या मतलब होगा जी, मिलना हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एकदम ईजी है, कोई टफ प्रश्न नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए सेम प्रश्न उसी प्रकार से एक और प्रश्न है, ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को पढ़िए। दिए गए शब्दों को क्रम से जमा कर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। और पहला को पढ़िए, छलकना। दूसरा, जाए। तीसरा, अधजल। और चौथा, घघरी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा लोकोक्ति है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जमा करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दिए गए शब्दों को क्रम से जमा कर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए बोला है ना, तो ये जो एक ही लोकोक्ति हो जाएगा ना, जी हाँ, ध्यान से पढ़ोगे तो क्या ये लोकोक्ति होगा, अधजल घघरी छलकत जाए। आप लोगों को पता चल गया ना। तो सबसे पहला क्या आएगा, अध जल आ जाएगा, तो ये कौन सा होगा, तीसरा पहला आ जाएगा। उसके अलावा घघरी बोला है तो घघरी क्या होगा, दूसरा में ये चौथा आ जाएगा, अध जल घघरी। उसके अलावा ए आ जाएगा छलकत, तो छलकत क्या होगा, ए हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा जय, तो अधजल घघरी छलकत जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। स्वयं अपनी हानि करना इस वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ऑप्शन बी अगर मगर करना, ऑप्शन सी अक्ल पर पत्थर पड़ना या ऑप्शन डी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वयं अपनी हानि करना इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त मुहावरा चुनिए बोला है। तो स्वयं अपना हानि करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं ना। जी हाँ, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार मैंने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया, मतलब अपना ही नुकसान कर लिया, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता ऑप्शन ए जन्मजात होती है, ऑप्शन बी माता पिता से मिलती है, ऑप्शन सी प्राथमिक विद्यालय से मिलती है या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जन्मजात होती है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता, तो बच्चों में जो भाषा अर्जन की क्षमता होता है वो जन्मजात होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जन्मजात होती है करेक्ट हो जाएगा। इसको किसी भी प्रकार से माता पिता से नहीं मिलता, सिखाते हैं ज़रूर, लेकिन उनमें जो क्षमता है एबिलिटी है वो स्वयं होता है, जन्मजात होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यान से पढ़िए। बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन ए 18 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 16 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 10 वर्ष की आयु में या ऑप्शन डी 4 वर्ष की आयु में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 वर्ष की आयु में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो बच्चा जो होता है ना वो तर्क करने और अवधारणा बनाने में जो सक्षम होते हैं वो 10 वर्ष की आयु में करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए शिक्षक का भाषा ज्ञान, ऑप्शन बी लिखित भाषा समृद्ध वातावरण, ऑप्शन सी वर्णमाला चार्ट या ऑप्शन डी खेल सामग्री। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लिखित भाषा समृद्ध वातावरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा के लिए वो लिखित भाषा और समृद्ध वातावरण होना चाहिए। कहा जाता है ना कि जहाँ का वातावरण समृद्ध होगा, अच्छा होगा, वहाँ जो सीखने का माहौल और वहाँ का जो पढ़ने का माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक से, ऑप्शन बी बाल साहित्य से, ऑप्शन सी अभ्यास से या ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अंतःक्रिया से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। तो बच्चों में जो भाषाई क्षमता का सबसे ज़्यादा विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से, मतलब जब एक बालक जो समाज से जुड़ता है, समाज से मिल करके बात करता है ना समाज के लोगों से, तो उसकी जो भाषाई क्षमता है वो बढ़ेगा ही ना। जी हाँ, सर्वाधिक रूप से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि समाज से मिलेगा, बड़े बुजुर्गों से मिलेगा तो वो अलग अलग भाषाएं सिखाएगा, अलग अलग तौर तरीके सिखाएगा, इसलिए। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 56 को पढ़िए। प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। ऑप्शन ए वर्ण लेखन द्वारा, ऑप्शन बी नाम लिखवाकर, ऑप्शन सी मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर या ऑप्शन डी चित्रों में सही तरीके से रंग भरवाकर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मन चाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर कहने का मतलब यह है कि जब बालक ना कोई भी कक्षा में एडमिशन लेता है, मान के चलो कक्षा पहली में एडमिशन लिया जो बालक है वो, तो शिक्षक द्वारा क्या कराया जाता है, शिक्षक द्वारा सबसे पहले ना लिखवाने के लिए उसे ना एक कोरा कागज़ दे देता है और उसमें बोलता है कि जो आपका मन करे वो लिखो, आड़ी तिरछी रेखा खींचो कम से कम बोल करके बोलते हैं ना, ताकि उसको सबसे पहला पेन पकड़ना सिखाया जाता है। जब तक पेन पकड़ने में कंट्रोल नहीं होगा बालक का जो उंगली है उसमें, तब तक वो कैसे लिख पाएगा जी। तो इसीलिए ना वो जो मन चाहा तो इस प्रकार से ना आड़ी तिरछी रेखा वेखा खींचते रहता है और टीचर इसी प्रकार से सबसे पहला पेन पकड़वाने के लिए उसे इसी प्रकार की रेखा जो है ना वो खींचने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यान से पढ़िए। पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। ऑप्शन ए ध्यान केंद्रित होना, ऑप्शन बी समझ होना, ऑप्शन सी लय व हाव भाव होना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी समझ होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। पढ़ना बोला है जी और सुनना बोला है, तो पढ़ना और सुनना में समझ ही ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले समझ कर ही ना पढ़ोगे जो उसको है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यान से पढ़िए। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होनी चाहिए। ऑप्शन ए ब्राह्म मूल्यांकन, ऑप्शन बी आंतरिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी लिखित मूल्यांकन या ऑप्शन डी सतत मूल्यांकन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सतत मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होनी चाहिए। तो भाषा के सभी पक्षों और योग्यताओं की अगर जांच करना है ना तो वो सतत मूल्यांकन करना चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और सतत मूल्यांकन क्या होता है ये आप लोगों को समझाओ ना, तो जब मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट या ईयरली जो टेस्ट वगैरह लेते हैं ना जो टीचर होता है वो, तो इसे व्यापक और सतत मूल्यांकन कहते हैं। मतलब इसको सतत मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। सतत का मतलब ये होता है कि अगर हफ्ते में बच्चों का टेस्ट होता है ना या मूल्यांकन होता है तो उसे कंटिन्यू करते जाना, ताकि ये जो मूल्यांकन के द्वारा ना बच्चों की कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है उसकी पता चल सके, और अगर पता चलता है तो उसके अनुसार ना बच्चों को और नए रणनीति के साथ पढ़ाया जा सके। तो इसीलिए सतत मूल्यांकन किया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी सुलेख, ऑप्शन सी खुले प्रश्न या ऑप्शन डी पाठ आधारित प्रश्न। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी खुले प्रश्न करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो लेखन कौशल मतलब लिखने का कौशल के लिए, उसके स्किल को बढ़ाने के लिए, लिखने के लिए खुले प्रश्न ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जब बच्चों को खुले तौर पर प्रश्न करोगे तब ना वो अच्छे प्रकार से देख करके लिख पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। प्रश्न क्रमांक 60 को, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन बी भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। ऑप्शन सी भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक संबंधित होना चाहिए। या ऑप्शन डी भाषाई आकलन में मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। तो भाषा का जो कौशल है, जो स्किल है, उसका आकलन करने के लिए जो सत्य होगा वो भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितना नंबर आया आप लोगों को, एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।